स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 13 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट, जिनको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। अल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो आपको पता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि बाज़ स्टूडेंट इसमें एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो हाइड्रोजन को भी इस ग्रुप का एलिमेंट समझते हैं। हालांकि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है और उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के साथ मिलती है और कुछ प्रॉपर्टी नहीं भी मिलती। हैलोजन के साथ कुछ प्रॉपर्टी मैच करती है तो कुछ प्रॉपर्टी मैच नहीं भी करती। तो इस तरह पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये होता है कि किसी ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, लेकिन हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो ग्रुप 1A के साथ मैच नहीं करती। पहली बात तो ये कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है और अल्कली मेटल मेटल है और रिएक्टिव मेटल है। तो इस वजह से ये आपने ज़हन में रखना है कि अल्कली मेटल जो है ना वो हमारे पास स्टार्ट होती है लिथियम से लेकर फ्रांसीसियम तक, और उसमें भी आखिरी मेंबर नहीं है। सिर्फ आप लिथियम से लेकर सीजियम तक इनकी प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ेंगे या फ्रांसीसियम तक भी पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट या अल्कली मेटल। इसमें दो चीजें हैं, आपको जो चीज सीखनी चाहिए, जिस पे आपको ज्यादा फोकस देनी चाहिए, वो ये कि अल्कली मेटल के डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टी में क्या चेंज आती है। यानी जब हम लिथियम से लेकर आखिरी मेंबर तक आते हैं तो इन फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज क्या आती है। क्या ये प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, और फिर अगर प्रॉपर्टी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसकी रीजंस क्या है। तो ये तकरीबन इस टॉपिक का मेन पोर्शन है। सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक प्रॉपर्टी जो आ रही है वो है एटॉमिक रेडियस। आपने वैसे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके आखिरी शेल तक जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस या इसी को हम एटॉमिक साइज भी कहते हैं। और ये सिर्फ अल्कली मेटल से रिलेटेड नहीं है। ये टॉपिक एटॉमिक रेडियस हर एक ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक होता है। उसमें यह है कि जब हम डाउन द ग्रुप नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है कि अगर कोई एटम अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या गेन कर ले तो उसके बाद उस आयन का जो साइज होता है उसको एटॉमिक साइज कहते हैं। तो ये याद रखना है कि डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस वो इनका इंक्रीज होता है। अब उस इंक्रीज की वजह इन्हें आप यूं समझ ले कि लिथियम से लेकर सीजियम तक एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसमें एक रेगुलर इंक्रीज आती है। और ये चीज आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। लिथियम का साइज सबसे स्मॉलर है, सोडियम का उससे, पोटेशियम का सोडियम से बड़ा है, फिर उसके बाद रुबिडियम आता है और आखिर में सीजियम। तो ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक रेगुलर इंक्रीज आ रही है या रेगुलर इंक्रीज आती है। अब आपने ये चीज समझनी है कि इस इंक्रीज की वजह क्या है। ये आप देखें कि लिथियम के पास 2 शेल्स होते हैं। सोडियम की तरफ हम आएंगे तो सोडियम के 3 शेल्स होते हैं, पोटेशियम के 4 होते हैं, रुबिडियम के 5 होते हैं और सीजियम के 6 शेल होते हैं। तो डाउन द ग्रुप जो है ना वो एक एक शेल बढ़ता है। तो एक एक शेल के बढ़ने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से अंदर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ती है, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो वो डिक्रीज होती है।
जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ जाता है या एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ जाता है। तो जैसे मैंने पहले आपको स्टार्ट में बता दिया, यहाँ पे आप दो तीन चीजों का ध्यान में रखेंगे। एक तो डाउन द ग्रुप क्या चेंज आती है, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है या आयनिक रेडियाई इनका इंक्रीज होता है। और फिर उसकी रीजन क्या होती है, तो ये रीजन इसने ऊपर आप होती है। तो आपको रीजन समेत ये ट्रेंड याद करने की या समझने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आपको रीजन का पता नहीं है तो मे बी कि आपका पूरा आंसर कंप्लीट ना हो, या बाज़ औक़ात वो रीजन के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो उसके लिए फिर आपको इन सारी चीजों के रीजन के बारे में भी पता हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। पहली चीज आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये याद रखना है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल से या आखिरी शेल से जिसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम होती है और उसी को हम मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं या मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जो वैलेंस शेल में होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आप देखिए कि अगर एटम अपने आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले, जैसे ये एटम है, गैसियस एटम है, और इसने अपने आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन अलग कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने में, अलग होने में जितनी एनर्जी इस्तेमाल होती है या एब्जॉर्ब होती है उसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद अगर उस एटम से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको फिर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फिर इसी तरह तीसरा, फोर्थ, इसी तरह थर्ड, फोर्थ, लेकिन उन तमाम को हम हायर आयनाइजेशन एनर्जीज कहते हैं। लेकिन एटम के आखिरी शेल से, वैलेंस शेल से, जो मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन जिसमें मौजूद होता है, तो अगर हम उसको निकालते हैं तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। So it is the minimum amount of energy to remove the most loosely held electron from the valence shell of a gaseous atom. Gaseous atom का मतलब क्या है कि जब आप किसी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये एटम एटॉमिक फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में होना जरूरी है। अगर ये दूसरे के साथ कंबाइंड है तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम वो बॉन्ड ब्रेक करके एटम्स को गैसियस फॉर्म में लाते हैं और फिर आखिरी शेल से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इस एग्जांपल में ये नजर आ रहा है, एक्स कोई भी गैसियस एटम है, जब इसको आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी मिल जाती है तो इसके आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और इसके बाद ये एटम कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव आयन या गैसियस आयन। अब जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, इस चैप्टर के स्टार्ट में भी मैंने इसके फैक्टर्स आपको बताए थे कि आयनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक हमारे पास होता है एटॉमिक साइज। अब आप देखिए जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाता है। तो जितना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है तो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। अब जैसे आप लोग देखते हैं कि डाउन द ग्रुप, जब हम 1A के मेंबर के प्रॉपर्टी वो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप पढ़ते हैं तो डाउन द ग्रुप इनका एटॉमिक साइजेस इंक्रीज होते हैं, जिसके नतीजे में
न्यूक्लियस के अट्रैक्शन आखिरी शेल के ऊपर डिक्रीज होती है. सो दैट इज व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इन लिथियम से लेकर सीजियम तक आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है. यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका एटॉमिक साइज पूरे ग्रुप में स्मॉलेस्ट है और आखिरी शेल न्यूक्लियस के बहुत करीब है, जिसकी वजह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, लिहाजा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है. और सीजियम जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है ग्रुप में क्योंकि इसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे कम होती है. यानी यूं समझ लें कि आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब यहां से आप देखें, नोटिस दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉल एज यू गो डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है. We know that alkali metal have only one electron in their outermost valence shell, NS1. The NS1 electron is so weakly held with the nucleus that it can be removed very easily. Alkali metal therefore have low ionization energy. अगर आप ओवरऑल तमाम alkali metal की ionization energy देखते हैं तो बाकी ग्रुप मेंबर के मुकाबले में या पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट के मुकाबले में इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है ओवरऑल. लेकिन अगर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी आप आपस में कंपेयर करते हैं तो डाउन द ग्रुप में इनकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. अल्कली में as the distance of the NS1 electron from the nucleus increases on moving from lithium to cesium, its removal become more and more easy as we proceed from lithium to cesium. The amount of energy used in the removal of NS1 electron is maximum in case of energy of alkali metal go on decreasing from lithium to cesium. और रीजन मैंने आपको बता दी. रीजन ये है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है और साइज इंक्रीज होने की वजह से आखिरी शेल के ऊपर अट्रैक्शन डिक्रीज होती है. सो ये चीज आपने पढ़नी है अलॉन्ग विद रीजन. इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अगर टू एटम आपस में मिलकर, टू डिफरेंट एटम आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना ले तो जो बॉन्ड बनाने वाला पेयर होता है उसी को हम शेयर्ड पेयर कहते हैं. क्या कहते हैं? शेयर्ड पेयर कहते हैं. अब अगर वो एटम डिफरेंट है तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. लिहाजा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है और जितना वो अपने करीब लाएगा तो उसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर बढ़ता जाता है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयर्ड पेयर और बॉन्डिंग पेयर एक ही होता है. इसको हम पॉलिंग स्केल में एक्सप्रेस करते हैं और पॉलिंग स्केल में पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो फ्लोरीन है जो 4 के बराबर है. अब ये भी आपको मैं बता दूं कि आयनाइजेशन एनर्जी की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज बढ़ेगा, उसमें अगर इंक्रीज आती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और अगर एटॉमिक साइज स्मॉलर हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके साथ साथ इंक्रीज होती है. सो यहां पे आप देखें, as the metal atom get bigger, any bonding pair get further. जितना वो बड़ा होगा तो बॉन्ड पेयर उससे उतना दूर होगा और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन जो है वो उसके ऊपर कम होगी, एटम की अट्रैक्शन उसके ऊपर कम होगी. And further away from the
metal nucleus, so it is less strongly attracted toward it. वो एटम इसको फिर कम अट्रैक्ट करेगा, या उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन या उस एटम की अट्रैक्शन कम होती है। लिहाजा अब आप देखें कि डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप 1A के एलिमेंट के एटॉमिक साइज डिक्रीज होते हैं, और जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि जितना एटम का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम होती है। सो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं? एटॉमिक साइज पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? एटॉमिक साइज पे डिपेंड करते हैं। और एटॉमिक साइज के साथ साथ दे आल्सो डिपेंड अपॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी तो उतने बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं तो हीट एनर्जी देकर पहले हम उसकी एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी देकर पहले हम उसके बॉन्ड को वीक करते हैं या ब्रेक करते हैं। सो ऐसी हालत में अगर बॉन्डिंग मजबूत हो, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, तो फिर मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अब आप इसमें देखें, डाउन द ग्रुप हम आते हैं, मेटल में मेटालिक बॉन्ड होता है, और मेटालिक बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेटल के पॉजिटिव आयन के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और साइज ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड करता है। अब इनमें जो कि चार्ज तो सब में बराबर होता है, चार्ज सब में +1 होता है, इस वजह से हम डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो डाउन द ग्रुप आने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमेशा डिक्रीज होते हैं। The atom in a metal are held together by the attraction of nucleus to the delocalized electron. As the atom get bigger, the nuclei get further away from these delocalized electron, and so the attraction falls. This means that the atom are more easily pulled apart to make a liquid and finally a gas. ये इसकी रीजन है, और ये आप लोगों ने ये रीजन आपने यहाँ से देखनी है, क्योंकि बुक के अंदर ये रीजन इतनी अच्छी नहीं। तो आप कोशिश कर लें कि ये रीजन जो है वो आप यहाँ से पढ़ लें। In the same way, we have already discussed each of the atom has a net pull from the nucleus of +1. The increased charge on the nucleus as you go down, the group is offset by additional level of screening electron. Shielding बढ़ती है, attraction जो है वो कम हो जाती है। So all that matters is the distance from the nucleus and the bonding electron. So जो ही bond से डिस्टेंस बढ़ता है एटम का या न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ता है, तो उसके साथ साथ या चार्ज का डिस्टेंस बढ़ता है तो उसके साथ साथ बॉन्ड के ऊपर अट्रैक्शन भी कम हो जाती है और मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज होते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रेंड एंड डेंसिटी। जैसे आप लोग जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है? मास पर वॉल्यूम। अब आप ये चीज ध्यान में रखें कि डेंसिटी जो है ये हमेशा दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर भी डिपेंड करती है और वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करती है। लेकिन कहीं पर हमारे पास मास का फैक्टर डोमिनेंट होता है, कहीं पर वॉल्यूम का फैक्टर डोमिनेंट होता है। इस वजह से ये दो चीजें आप जहन में रखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, और वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक मास होता है और एक वॉल्यूम होता है। लेकिन इन फैक्टर का में आगे फ्लक्चुएशन आती है, कहीं पर हमारे पास मास जो है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है और कहीं पर जो है वो वॉल्यूम होता है। इसमें आप देखें कि डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो मास इंक्रीज होता है, और मास का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास। सो masses ऑफ एटम इंक्रीज होते हैं। न्यूक्लियस में
प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से एटम का मास भी साथ साथ बढ़ता है। सो डाउन द ग्रुप जनरली डेंसिटी इंक्रीज होती है। लिथियम की सबसे कम है और सीजियम के सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां तक आप देखें तो जनरली हमारे पास मास जो है वो डोमिनेंट ट्रेंड है। तो जब मास इंक्रीज होता है तो मास के इंक्रीज होने के साथ साथ डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि पोटाशियम का मास सोडियम से ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी कम है। तो इस फ्लक्चुएशन का या एनामोली का मतलब यह बनता है कि पोटाशियम के अंदर वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, वॉल्यूम डोमिनेंट फैक्टर बन जाता है, और मास जितना इन मास बढ़ता है उससे वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है। सो यहाँ डेंसिटी अब डिपेंड करती है वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम बढ़ने से इसकी डेंसिटी सोडियम से कम होती है, हालांकि मास इसका ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डोमिनेंट फैक्टर है वो वॉल्यूम है। वो क्या है? वॉल्यूम। ठीक है ना? तो ये चीज, ऑल दीज मेटल हैव देयर एटम पैक्ड इन द सेम वे, सो एस हैव टू बी कंसीडर इज हाउ मेनी एटम यू पैक इन अ गिवन वॉल्यूम एंड व्हाट द मास ऑफ द इंडिविजुअल एटम। इन्हें वॉल्यूम के ऊपर और इंडिविजुअल एटम के ऊपर डेंसिटी डिपेंड करती है। तो ये चीजें आपने पूरी डिटेल से पढ़नी है। अगर किसी चीज की समझ ना आई हो तो फिर आपने मुझे बताना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।